टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या कंस्ट्रेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की पूरी नींव रखता है। अगर आपको इस टॉपिक के अंदर दिक्कत या कंफ्यूजन है तो आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लव एंड स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स के एपिसोड 10 में। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तो हमने लास्ट के एपिसोड में डिटेल में डिस्कस किया था टीएलई एरर के बारे में, टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर के बारे में, एंड उसकी काफी माइन्यूट चीजें भी जानी थी। तो अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो जाके देख लो, मैं आई बटन में यहाँ पे लिंक छोड़ दूंगा। बट हमने डिस्कस किया था कि टीएलई एरर हमारा कोड थ्रो करेगा या नहीं करेगा ऑनलाइन वेबसाइट पे, ये हमें कैसे पता चल सकता है? ये हमें पता चल सकता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की मदद से। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक ऐसा टूल है जिसके यूजिंग हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमने कोड लिखा है वो कितने टाइम में एग्जीक्यूट होगा। बेसिकली हम अपने कोड का एग्जीक्यूशन टाइम को एस्टिमेट कर सकते हैं। हम एग्जैक्टली कभी नहीं बता सकते कि कितना टाइम लेगा कोड, बट हम जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसका रफ एस्टिमेशन निकाल सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के यूजिंग। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम आज पढ़ने वाले हैं एंड जो जनरली जैसे कोर्सेज में पढ़ाई जाती है कॉलेजेस में, वो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। कॉलेजेस में काफी थ्योरेटिकल नॉलेज में ध्यान दिया जाता है, टर्मिनोलॉजीज पे ध्यान दिया जाता है कि बिग ओ क्या होता है, थीटा क्या होता है, ये सब। तो इन चीजों पे हम अपनी वीडियो में आज ध्यान नहीं देंगे। हमारे आज की वीडियो का मेन मोटिव यही है कि भाई अगर मेरे सामने कोड मेरे को दिया गया है तो मेरे को बस उस कोड का एक रफ एस्टिमेशन निकालना कि भाई वो गिवन टाइम में मैं उस कोड को एग्जीक्यूट कर पाऊंगा कि नहीं। तो बेसिकली उस कोड का एक टाइम एस्टिमेशन निकालना है, ये हमारा मोटिव है आज सीखने का। तो अब बढ़ते हैं आइट्रेशंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो आइट्रेशन क्या होता है ना, तो मैं अपने कोड में कोई भी स्टेटमेंट लिखता हूं ना, उसको मैं बोलता हूं एक आइट्रेशन। तो लेट्स से मैंने बोला इंट एक्स, ठीक है, तो ये इंट एक्स एक आइट्रेशन है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं लेट्स से लिख दूं यहाँ पे इंट सम इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये इंट सम इज इक्वल टू एक आइट्रेशन है। उसके बाद अगर मैं लिख दूं सम इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, ठीक है, एंड ये एक और आइट्रेशन हो गई। तो इसको लेट्स हम बोल दें ये 3 आइट्रेशंस है। तो इस कोड में नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी है? ठीक है, तो इस कोड में नंबर ऑफ आइट्रेशंस है 3। हमने ये डिसाइड कर लिया। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए ना हमें अपने कोड की नंबर ऑफ आइट्रेशंस का अंदाजा लगाना है कि भाई ये कोड कितने आइट्रेशंस बनाएगा। तो ये जितने भी नंबर ऑफ आइट्रेशन छोटे वाले होते हैं, जैसे 1 2 3 10 15, इन सबको हम बोलते हैं कांस्टेंट टाइम ऑपरेशंस, ठीक है। ये इंट एक्स क्या है? ये कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है। ये इंट सम इज इक्वल टू 0 क्या है? ये कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है, मतलब इसको 1 यूनिट टाइम लग रहा है एग्जीक्यूट होने में, ठीक है। तो हम इन सबको कंबाइन करके क्या बोलते हैं? इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, लेट्स से अगर मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करना चाहूं तो इसको मैं बोलूंगा कैपिटल O ऑफ 3, इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी। तो बिग O जो होता है उसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए डिनोट करते हैं बिग O, एंड अंदर आते हैं नंबर ऑफ आइट्रेशंस, तो इसको हम बोलते हैं O ऑफ 3। अब इसके बाद लेट्स से एक मेरे को n इंटीजर दिया गया है इनपुट में। तो लेट्स से मैंने क्या किया, एक इंट n ले लिया और उसको मैंने सी इन कर लिया, सी इन n, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक n साइज का ना लूप चला दिया, ठीक है। मैंने ये एक लूप चलाया, तो अब इसमें कितने आइट्रेशंस होंगे? ये एक आइट्रेशन है सी इन n, ये इंट n एक आइट्रेशन है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नीचे O ऑफ 5 कर देंगे इसको टोटल। एंड अब ये हर एक लूप को ये एक आइट्रेशन मानूंगा। तो यहाँ पे मैं नीचे क्या कर दूंगा, प्लस कैपिटल O ऑफ n। तो ये हो गया मेरा O ऑफ n ऐड हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है, n का लूप चल रहा है, ठीक है। एंड पहले 5 आइट्रेशंस थे। अब लेट से यहाँ पे अंदर मैं कोई ऑपरेशंस भी कर देता हूँ, कोई मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, फिर मैंने कर दिया लेट से y इज इक्वल टू 5, एंड फिर मैंने ये भी कर दिया y प्लस प्लस। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे मैंने क्या किया, अंदर 3 आइट्रेशन कर दिए। तो अब क्या हो गया, 3 इंटू n हो गया ये, मतलब हर एक n के लिए 3 आइट्रेशन हो रहे हैं। तो यहाँ पे 3 इंटू n हो गया। अब जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को यहाँ पे एस्टिमेट करते हैं ना नीचे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, हम जो नंबर है उसको बड़ा ले लेते हैं। मतलब अगर लेट से n का साइज मैं बोल दूं कि n का साइज जो यहाँ पे है n लेस देन 10 टू पावर 5 है, ठीक है, मैंने बोल दिया n काफी बड़ा है। अब 3 इंटू 10 टू पावर 5 और 10 टू पावर 5 में ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब दोनों सेम ऑर्डर के नंबर है, मैं बोलता हूं, है ना। एंड O ऑफ 5 आइट्रेशन क्या बोलते हैं हम, 5 आइट्रेशन 3 इंटू 10 टू पावर 5 के सामने तो इनसिग्निफिकेंट है। तो हम इस कोड की ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी को क्या बोलते हैं, कैपिटल O ऑफ n। तो हमने 3 इंटू n को भी n लिख दिया एंड O ऑफ 5 को निग्लेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि n की जो वैल्यू है यहाँ पे, ये जो n की वैल्यू है 10 टू पावर 5 है, जो कि काफी बड़ी है 5 के कंपैरिजन में। एंड 3 इंटू 10 टू पावर 5 भी 10 टू पावर 5 के ही ऑर्डर का है। तो हम बोलते हैं इसको पूरी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी, अगर मैं इस कोड की बोलूं कि क्या होगी, उसको मैं बोलूंगा O ऑफ n, ठीक है। ऐसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ना ऐसा कुछ एक फॉर्मूले टाइप तो नहीं मैं बोलूंगा, बट ऐसे जनरली हम कैसे लिखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को। तो अगर लेट से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n, कैपिटल N, ठीक है,
एंड फिर दूसरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है प्लस ओ ऑफ कैपिटल एन, ठीक है। तो इसको हम इक्विवेलेंटली ओ ऑफ कैपिटल एन ही बोल देते हैं, इस चीज को हम कैपिटल एन ही बोल देते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर काफी सारे ओ ऑफ एन जब तक ऐड नहीं हो रहे सिग्निफिकेंट नंबर में, तब तक हम इसको ओवरऑल ओ ऑफ एन ही बोल देते हैं। अब लेट्स से हमारे पास एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ के इंटू एन, ठीक है। अब ये क्या है, के कांस्टेंट नंबर है, जैसे 1 2 3, इफ के इज वेरी लेस देन एन, मतलब के अगर एन से काफी छोटा है तो हम इस चीज को भी क्या बोल देते हैं, ओ ऑफ एन, ठीक है। एंड जितने भी कांस्टेंट टाइम ऑपरेशंस होते हैं जैसे ओ ऑफ 3, ओ ऑफ 4 या फिर ओ ऑफ 10, है ना, इन सभी ऑपरेशंस को कंबाइन करके हम बोलते हैं, इनको हम ओ ऑफ 1 बोल देते हैं। ये ओ ऑफ 1 ऑपरेशन है, मतलब कांस्टेंट टाइम ऑपरेशंस है, क्योंकि इतनी सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है। मतलब जैसे एक आइट्रेशन को होने में जितना टाइम लगेगा उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा 3 या 5 आइट्रेशन होने को, तो हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बोल देते हैं कि ये ओ ऑफ 1 ही है। तो ऐसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह को कंप्यूट करते हैं, एंड ये ओ ऑफ एन है। अब बात आती है कि कितनी आइट्रेशंस कितने सेकंड्स में चलती हैं। तो जनरली जो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग वेबसाइट्स है, देखो तुम्हारे कंप्यूटर पे ये लिमिट वेरी कर सकती है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, बट जो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग वेबसाइट्स हैं उन पे क्या होता है ना, जो नंबर ऑफ आइट्रेशंस हैं, तो एक सेकंड में जितनी आइट्रेशंस चलती हैं वो होती हैं जनरली 10⁻7 से 10⁻8 की रेंज में। ये नंबर तुम 10⁻7 ही लेके चलो, 10⁻8 भी ऑनलाइन प्रोग्रामिंग वेबसाइट्स में चल जाता है, बट जो नंबर ऑफ आइट्रेशंस एक सेकंड में जो तुम्हें लिमिट अपने दिमाग में रख के चलनी है वो है 10⁻7। तो 10⁻7 आइट्रेशंस तुम्हारे कोड की ऑनलाइन वेबसाइट पे चल सकती हैं, जो ऑनलाइन कोडिंग वेबसाइट होती है वहां पे। तो जब भी तुमने कोड लिखा, तुम्हारा करना क्या है, तुम्हें उस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एस्टिमेट करना है कि उस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। एंड फिर हमें देखना है कि जो नंबर ऑफ आइट्रेशंस कैलकुलेट हुई, वो जो नंबर ऑफ आइट्रेशंस है वो 10⁻7 से छोटी होनी चाहिए, मतलब 10⁻7 से 10⁻8 की रेंज से छोटी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। तो वो कोड जो है तुम्हारा एक सेकंड के अंदर चल जाएगा। अब काफी डिफरेंट केसेस हम देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के, कि काफी डिफरेंट कोड्स में कैसे तुम कैलकुलेट कर सकते हो। बट लेट्स से अगर 10⁻7, मैं अज्यूम करता हूँ 10⁻7 आइट्रेशंस को एक सेकंड लगता है, तो 10⁻8 आइट्रेशंस को कितना टाइम लगेगा, है ना। 10⁻7 आइट्रेशंस को अगर एक सेकंड लगता है तो 10⁻8 आइट्रेशंस को कितना टाइम लगेगा, तो इसको लग जाएंगे 10 सेकंड, ठीक है। 10⁻9 आइट्रेशन को कितना टाइम लग जाएगा, 100 सेकंड। तो 10⁻10 आइट्रेशन को वैसे ही 1000 सेकंड। तो तुम देख रहे हो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ आइट्रेशंस बढ़ती हैं टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो 1000 सेकंड है ये ऑलमोस्ट 15 मिनट से भी ज्यादा टाइम है। तो अगर तुम 10⁻10 आइट्रेशंस, अगर 10⁻7 आइट्रेशंस को एक सेकंड लगता है, तो अगर तुम 10⁻10 आइट्रेशंस रन करने का ट्राई करोगे अपनी मशीन पे, तो उसको 15 मिनट लग जाएंगे कोड को एग्जीक्यूट होने में। तो इसलिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि हमें कोड को ऑप्टिमाइज करना है ताकि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 10⁻7 या 10⁻8 से छोटी रहे, ताकि ऑनलाइन हम सॉल्यूशन सबमिट कर पाए। एंड ऑनलाइन जो टाइम लिमिट्स रहती हैं वो जनरली 1 to 2 सेकंड्स ही रहती हैं हर एक कोड की। तो ये पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है। अब हम थोड़े डिफरेंट केसेस देखेंगे एंड उन कोड्स की ना हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे। तो लेट्स से मेरे को एक इंटीजर n दिया गया, मतलब एक n साइज का एरे दिया है, एंड उसकी जो n की लिमिट है वो है 10⁻5, एंड हर एक एरे की जो रेंज है, एलिमेंट की रेंज, वो भी 10⁻5 है। तो अब मैं यहाँ पे एरे का इनपुट ले लेता हूँ लेट्स से। तो ये कोड हो गया। तो मैं अगर तुम्हें बोलूं कि इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, यहाँ पे इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो तुम क्या बोलोगे कि इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट टाइम ऑपरेशंस है O of 1, ठीक है ना। O of 1 हो गई ये वाले ऑपरेशंस, O of 1 प्लस O of 1, है ना। एंड नीचे का एक लूप चल रहा है, एंड लूप यहाँ पे सीन AI कर रहा है। तो ये क्या हो गया, हम ओवरऑल कह देंगे O of n ऑपरेशन, है ना। तो ओवरऑल ये किसके बराबर हो गया, O of 1, और O of 1 तो इग्नोर हो जाएंगे क्योंकि n बहुत बड़ा है, n की रेंज क्या है, 10⁻5 है। तो ये क्या हो जाएगा, O of n। अब ये O of n क्या है, मतलब 10⁻5 आइट्रेशंस टोटल जो कॉम्प्लेक्सिटी आई हमारी, है ना। तो ये आइट्रेशंस क्या, ये कोड एक सेकंड में चल जाएगा, क्योंकि हमने क्या डिसाइड किया था कि 10⁻7 आइट्रेशंस को एक सेकंड लगता है, तो 10⁻5 आइट्रेशंस तो 10⁻7 से कम है, तो एक सेकंड के अंदर अंदर चल जाएंगी। अब लेट्स से यहाँ पे मैं ये लूप को 3-4 बार कॉपी कर दूं, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे बस O of n ऐड हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बस 3 बार O of n ही ऐड हो जाएगा और कुछ तो नहीं होगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 बार ऐड हो जाएगा क्योंकि ये 4 लूप्स हैं, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे भी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है n O of n ही रहेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर क्या डिस्कस किया था कि O of n प्लस O of n, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि O of n प्लस O of n नहीं होता है जब तक तुम O of n इंटू n नहीं करोगे।
मतलब अंदर n इंटू एन नहीं है ओ के अंदर, तो वो n स्क्वायर हो जाएगा, बट जब तुम ऐड करते हो तो वो ओ ऑफ एन ही रहता है। तो इस केस में यहाँ पे ये ओ ऑफ एन ही रही इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी। बट लेट से यहाँ पे मैं अंदर एक लूप चला देता हूँ, इनपुट नहीं ले रहा, वैसे ही मैं तुम्हें लूप चला के दिखा दूं अंदर। तो इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, इस कोड की अब कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी यहाँ पे ओ ऑफ वन प्लस ओ ऑफ वन प्लस ओ ऑफ एन स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ओ ऑफ एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर क्या है, 10 टू पावर 5 इंटू 10 टू पावर 5, एन की जो वैल्यू थी 10 टू पावर 5 थी, तो 10 टू पावर 10 हो गया। कम जब हमारी नंबर ऑफ आइट्रेशन है टोटल वो कितनी होगी, 10 टू पावर 10 हो गई, है ना। तो 10 टू पावर 10 तो एक सेकंड में चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला था 10 टू पावर 7 आइट्रेशन एक सेकंड में चल रही है। तो 10 टू पावर 10 को तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ऑलमोस्ट कितना टाइम लग जाएगा, 1000 सेकंड्स लग जाएंगे, मतलब 15 मिनट से भी ऊपर। तो वो नहीं चल पाएगा यहाँ पे। तो इसको, इस कोड को अगर हम ऑनलाइन कोडिंग वेबसाइट्स में सबमिट करेंगे जिसमें मैक्सिमम एन की वैल्यू अगर 10 टू पावर 5 दी होगी, तो उस कोड के लिए, उस टेस्ट केस के लिए वहां पे टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर आ जाएगा, क्योंकि ये कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गलत है। मतलब गलत इन द सेंस कि जो हमें रिक्वायर्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो बेसिकली ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे ना एक काउंटर इनिशियलाइज कर दूं, लेट्स से इंट काउंट इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे अगर मैं काउंटर डाल दूं काउंट प्लस प्लस, तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि काउंटर की जो वैल्यू है, ये सारे जितने भी मैं हर जगह जहां पे भी एक ऑपरेशन हो रहा है वहां पे मैं काउंटर की वैल्यू प्लस प्लस कर देता हूं बस कोड के अंदर। तो अल्टीमेटली काउंटर की जो वैल्यू होगी वही हमारी नंबर ऑफ आइट्रेशंस होंगी, एंड उसी से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एस्टिमेट करते हैं। तो यहाँ पे काउंटर की वैल्यू क्या होगी, 10 टू पावर 5 इंटू 10 टू पावर 5 मतलब 10 टू पावर 10 होगी। तो उसी से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का हम एस्टिमेट करते हैं। अब हम एक और स्पेशल केस देखते हैं जिसमें हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें जाननी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। तो मैं कोड लिखता हूं फटाफट। तो अब ये कोड है, तो हमें n की वैल्यू अभी भी 10 टू पावर 5 दी गई है, तो हमें बताना है कि इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। तो तुम्हें मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दी है कैसे कैलकुलेट करना है। ये O ऑफ वन ऑपरेशन है, ये भी O ऑफ वन ऑपरेशन है, C इन n, ठीक है। उसके बाद हमें बताना है कि ये वाइल लूप बेसिकली कितनी बार चलेगा, है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें यही करना पड़ेगा कि ये वाइल लूप कितनी बार चलेगा। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे इंट काउंट इज इक्वल टू 0 रख दूं, है ना, तो यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर दूं, तो बेसिकली काउंटर की वैल्यू एंड में कितनी होगी कोड में, तो यहाँ पे O ऑफ वन प्लस O ऑफ वन, तो यही होगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वैल्यू। अब काउंटर की वैल्यू एस्टिमेट करनी है, तो काउंटर की वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए मेरे को एक्चुअली में कोड में देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये सिंपल लीनियर लूप तो नहीं है कि 0 से n का लूप तो नहीं चल रहा है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में O ऑफ n नहीं बोल सकता हूं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, n हर बार 2 से डिवाइड हो रहा है ना। तो हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा हमें वर्स्ट केस को दिमाग में रखना है। वर्स्ट केस क्या है कि ये जो n है ये 10 टू पावर 5 है। अब ये लूप कब तक चल रहा है, जब तक n ग्रेटर देन 0 है। तो बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है कि कितने स्टेप्स में मैं n को 2 से डिवाइड करके खत्म कर सकता हूं, मतलब कितनी बार मैं n को 2 से डिवाइड कर सकता हूं ताकि n 0 बन जाए। तो लेट से अगर 10 था, ठीक है, तो 10 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 5 बन जाएगा, 5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 बन जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 बन जाएगा और फिर 0 बन जाएगा, है ना। तो ये कितने स्टेप्स में हुआ, 1 2 3, ये 3 स्टेप्स मांग लेते हैं। एंड वाले स्टेप को हम काउंट नहीं करते। 8 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 4 बनेगा, 4 से 2 बनेगा, 2 से 1 बनेगा, तो ये भी 3 स्टेप्स में, एंड इसके बाद 0 बन जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स में हुआ। तो ये कितने, तो लेट्स से अगर n एक नंबर है ना, n अगर एक नंबर है तो मैं उसको 2 से कितनी बार डिवाइड कर सकता हूं, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, लेट्स से a टाइम्स डिवाइड कर सकता हूं, है ना। अगर मैं a टाइम्स 2 को डिवाइड कर सकता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर a इज इक्वल टू n। मतलब अगर n को 2 से मैं a बार डिवाइड करूं तो n खत्म हो जाएगा। उसका यही मतलब हुआ ना कि 2 को अगर मैं a टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो n बन भी जाएगा, है ना। तो 2 की पावर a इज इक्वल टू मैं n बोल सकता हूं, है ना यहाँ पे। तो अगर मैं इसको दोनों साइड पे log ऑफ 2 ले लूं, मतलब यहाँ पे 2 बेस log ले लूं, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, log 2 बेस में 2 की पावर a, एंड यहाँ पे log n 2 बेस में। अब यहाँ पे a तो बाहर आ जाएगा, a ऑफ log 2 टू द बेस 2, ये log की प्रॉपर्टी है, एंड यहाँ पे log ऑफ n टू द बेस 2 आ जाएगा, एंड इसके बाद log टू द बेस 2 टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू log n टू द बेस 2, एंड ये हमने क्या डिसाइड किया था, a क्या है, n को कितनी बार 2 से डिवाइड कर सकते हैं, a वही है। तो बेसिकली a क्या है, काउंटर की वैल्यू। यहाँ पे इस कोड में काउंटर की वैल्यू क्या है, a ही तो है कि n को 2 से कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा a आ गया log n टू द बेस 2। बेसिकली ये जो लूप है ये log n टू द बेस 2 टाइम्स चलेगा। तो यहाँ पे काउंटर की वैल्यू क्या है, o ऑफ log n टू द बेस 2, मतलब यहाँ पे बेस 2 मैं बाय डिफॉल्ट मान रहा हूँ। तो इसकी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, o ऑफ log n, ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। एंड ये बहुत अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी है, क्यों है ये हम देखते हैं अभी, बट ये एक बहुत ज्यादा अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी है। एंड तुम्हारा मेन मोटिव
हर एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर का यही रहता है कि एक ऐसी एल्गोरिदम ढूंढूं जिससे मैं O ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी को O ऑफ log n में कन्वर्ट कर पाऊं। क्यों, देखते हैं क्यों। तो यहां पे हमने ऊपर क्या देखा था, 8 को कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 3 बार, 1 2 3। यहां पे हम देखेंगे log 8 टू द बेस 2, ये क्या होता है, 3 होता है ना। log 10 टू द बेस 2 भी तुम निकालोगे तो वो भी 3 से थोड़ा सा बड़ा होगा, इंटीजर वैल्यू 3 आ जाएगी। तो तुमने देखा ही था यहाँ पे 10 को भी 3 बार डिवाइड कर सकते थे और 8 को भी 3 बार डिवाइड कर सकते थे, है ना। तो इसके लिए हमने देखा कि इसकी log n टू द बेस 2 कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अब log कॉम्प्लेक्सिटी इतनी अच्छी क्यों है, तो यहाँ पे तुमने देखा 10 टू पावर 5, 10 टू पावर 5 था ये वैल्यू, है ना। तो log 10 टू पावर 5 टू द बेस 2, इसकी यही कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना, log 10 टू पावर 5 टू द बेस 2, यही कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इसकी। 5 बाहर आ जाएगा, log 10 टू द बेस 2, log 10 टू द बेस 2 अप्रोक्सीमेटली 3 के बराबर मान लेते हैं, तो इसको क्या बोलूंगा 15। मतलब 10 टू पावर 5 अगर n था तो भी ये वाइल लूप सिर्फ 15 बार चलेगा। मतलब तुम देख रहे हो डिक्रीज कितना ज्यादा है कि अगर n 10 टू पावर 5 भी था तो भी ये वाइल लूप बस 15 बार चलेगा। मतलब कितना ज्यादा नंबर ऑफ आइटरेशंस कम हो गया log कॉम्प्लेक्सिटी के कारण। तो इसीलिए log जो कॉम्प्लेक्सिटी है हर एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को डिजायरेबल है, क्योंकि log में वो कन्वर्ट करना चाहता है अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को। तो यहाँ पे अगर मेरे पास एक एल्गोरिदम थी जो O ऑफ n में काम करती है एंड एक एल्गोरिदम है जो O ऑफ log n में काम करती है, दोनों सेम चीजें करती हैं, तो मेरी डिजायरेबल एल्गोरिदम क्या है, log n वाली एल्गोरिदम, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n वाली की O ऑफ n होगी, इसकी O ऑफ log n होगी। तो लेट्स से यहाँ पे मैं अगर 10 टू पावर 5 की जगह 10 टू पावर 18 कर दूं, है ना, तो अगर मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है तो नंबर ऑफ आइटरेशंस कितने हो जाएंगे, 10 टू पावर 18। तो 10 टू पावर 18 तो 1 सेकंड में कभी नहीं चलेगा, 10 टू पावर 7 आइटरेशंस मैक्सिमम चलती है 1 सेकंड में। बट अगर मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ log n है तो log ऑफ, यहाँ पे log ऑफ 10 टू पावर 18 टू द बेस 2, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 इंटू log 3, मतलब अप्रोक्सीमेटली यही वैल्यू होगी यहाँ पे। तो 18 इंटू 3 काफी कम नंबर हो गया। कहाँ तुम्हारा लूप 10 टू पावर 18 टाइम्स चलना था, कहाँ तुम्हारा लूप 18 इंटू 3 टाइम्स चल रहा है, तो काफी कम हो गया। तो log जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो डिजायरेबल कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो अब एक और कोड देखते हैं। तो यहाँ पे कोड में n की दोबारा जो वैल्यू है 10 टू पावर 5 के आसपास है, ठीक है, जो n का मैक्सिमम वैल्यू 10 टू पावर 5 है, एंड ये वाला कोड है। अब ये कोड क्या करता है, बाहर एक n साइज का लूप चल रहा है, मैं यहाँ पे int n ले लेता हूँ इनपुट में, तो int n मैं इनपुट में लेता हूँ। तो यहाँ पे जो अंदर बाहर है 10 n का लूप चल रहा है, एंड अंदर क्या चल रहा है, j का लूप चल रहा है जो 0 से i तक का चल रहा है। मतलब जो बाहर वाले लूप में i की वैल्यू होगी, अंदर वो 0 से i तक का चल रहा है। तो हमें इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगानी है। तो अगर ये अंदर वाला भी अगर n साइज का चल रहा होता तो मैं क्या बोलता इसको, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं बोल देता कैपिटल O ऑफ n स्क्वायर, है ना, यही बोल देता मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि अंदर दोनों लूप n साइज के चल रहे हैं। बट अगर यहाँ पे अंदर ये i साइज का चल रहा है तो क्या होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक बार वीडियो को पॉज करके मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कैलकुलेट करके खुद देखो, मैं तो भी बताऊंगा ही तुम्हें। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बेसिकली हमें वही कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी है। तो यहाँ पे लेट्स से मैं इंट काउंटर रख देता हूँ, है ना, इंट काउंटर इज इक्वल टू 0। तो हमें कैलकुलेट करना है कि काउंटर अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस करता हूँ बेसिकली, तो काउंटर की वैल्यू कोड खत्म होने के बाद कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है। तो इसको ना हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले तुम देखो i इज इक्वल टू 0 के लिए अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा, चलेगा ही नहीं, 0 से लेके 0, है ना। i इज इक्वल टू 1 के लिए अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा, सिर्फ j इज इक्वल टू 0 के लिए चलेगा, ठीक है। i इज इक्वल टू 2 के लिए अंदर वाला लूप कितना चलेगा, j इज इक्वल टू 0 के लिए चलेगा, j इज इक्वल टू 1 के लिए चलेगा। ऐसे ही ये नंबर बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली अगर यहाँ पे मैं बोल दूं i इज इक्वल टू 0, तो अंदर वाला लूप जो इनर लूप है उसमें कितनी आइट्रेशंस हुई, यहाँ पे हुई 0 आइट्रेशंस। i इज इक्वल टू 1 के लिए अंदर वाला लूप एक बार चला, i इज इक्वल टू 2 के लिए अंदर वाला लूप कितनी बार चला, 2 बार, i इज इक्वल टू 3 के लिए 3 बार। ऐसे ही करते करते i इज इक्वल टू n के लिए ये चल जाएगा n बार। i n के बराबर नहीं होगा बट हम n ही मान लेते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे लूप को लेस देन इक्वल टू n चला दूं तो i इज इक्वल टू n के लिए भी चल जाएगा, है ना। अब जो टोटल आइट्रेशंस है, मतलब काउंटर की वैल्यू क्या होगी, जितनी बार इनर लूप चला, यहाँ पे इनर लूप कितनी बार चला, 0 1 2 3, इन सबका सम होगा। तो इन सबका सम क्या है, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल n तक। अब ये n नंबर का सम है, ये किसके बराबर होता है, n इंटू n प्लस 1/2, है ना, यही होता है। ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट n नंबर्स के सम का। तो ये इतनी बार जो है ये पूरा काउंटर की वैल्यू हो जाएगी। ये जो काउंटर की वैल्यू है ये n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगी। तो यही हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो n स्क्वायर बाय 2 प्लस n बाय 2,
यही है इसकी सिंप्लीफिकेशन। तो इसको मैं लिखता हूँ बिग ओ की नोटेशन में। अब बिग ओ में हम ऐसे इसको सेपरेट कर सकते हैं, ओ ऑफ एन स्क्वायर बाय 2 प्लस ओ ऑफ एन बाय 2। अब देखो ओ ऑफ एन बाय 2 को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर। यहाँ पे ओ ऑफ एन बाय 2 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इग्नोर। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि एन जो है, एन हमारा 10⁵ के बराबर है। अब ओ ऑफ एन स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी 10⁻10 प्लस यहाँ पे ओ ऑफ एन क्या होगा 10⁵। अब 10⁻10 के सामने 10⁵ तो बहुत इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है ना, इसको इसलिए इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। एंड एन स्क्वायर बाय 2 भी करेंगे तो भी 10⁻10/2 और 10⁻10 सिमिलर ही वैल्यूज हैं, मतलब ऑर्डर वही है वैल्यू का। तो हम इसको ओ ऑफ एन स्क्वायर बोल देते हैं, पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को ओ ऑफ एन स्क्वायर। तो मतलब इस लूप की भी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर ही है। मतलब ये तुमने देखना है कि इस लूप की भी कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल ओ ऑफ एन स्क्वायर ही है। एंड यहाँ पे हमने इसको प्रूव भी कर दिया कि ओ ऑफ एन स्क्वायर कैसे है। तो बाय 2 भी इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डर सेम रह रहा है, एंड प्लस एन बाय 2 को भी इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि एन स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन एन। ठीक है, इसलिए अब एक और केस देखते हैं जो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट में तुम्हें काफी फ्रीक्वेंटली दिख जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले एक इजी प्रोग्राम से शुरू करते हैं। तो गिवन टी टेस्ट केसेस एंड एन एरे ऑफ साइज एन, प्रिंट सम ऑफ द एरे इन ईच टेस्ट केस। बेसिकली क्वेश्चन क्या दिया गया, टी टेस्ट केसेस है एंड हर एक टेस्ट केस में एक एरे दिया गया है एंड मेरे को बस उस एरे का सम प्रिंट करना है। तो उसने क्या बोला, टेस्ट केसेस की जो लिमिट है वो 10⁻3 है, मतलब 1000, एन की लिमिट 10⁻3 है एंड हर एक जो एलिमेंट एरे का वो भी 10⁻3 के अंदर लाई करता है। तो उसका बेसिकली सेम एक ये सिंपल सा कोड हो गया। एक टेस्ट केसेस का लूप चलाया, फिर मैंने एक सम 0 इनिशियलाइज कर दिया एंड फिर यहाँ पे इनर लूप में मैंने सम कैलकुलेट कर लिया एंड सम को आउटपुट कर दिया। तो इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, अगर मैं इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करूं तो सिंपल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ टी इंटू एन, है ना। ओ ऑफ टी इंटू एन होगी, बाहर टी साइज का लूप चल रहा है, अंदर एन साइज का लूप चल रहा है, सिंपल है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, टी और एन जो है सिमिलर है ना, दोनों की रेंजेस सेम है, तो इसको मैं ओ ऑफ एन स्क्वायर बोल देता हूँ क्योंकि टी और एन क्या है, सिमिलर है। एंड हम जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जनरली देते हैं तो सिंगल वेरिएबल में देते हैं, हायर वेरिएबल की टर्म्स में। तो ओ ऑफ एन स्क्वायर बोल दिया मैंने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। तो ये हो गई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड ये ओ ऑफ एन स्क्वायर पास होगी कि नहीं होगी, ओ ऑफ एन स्क्वायर कितना है 1000 इंटू 1000, 10⁻6 हो गया। तो 10⁻6 तो एक सेकंड में चल जाता है। तो ये कोड अगर ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट में मेरे को पूछा जाता है एंड अगर मैं ये कोड इस कंस्ट्रेंट्स के लिए सबमिट करूं तो ये कोड चल जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेस्ट केसेस को मैं बढ़ा देता हूँ 10⁻5 कर देता हूँ एंड एन को भी मैं 10⁻5 कर देता हूँ। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी यहाँ पे, ओ ऑफ एन स्क्वायर, तो 10⁻5 इंटू 10⁻5 10⁻10, तो ये कोड नहीं चलेगा। बट यहाँ पे ना मैं एक और लाइन ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सम ऑफ एन ओवर ऑल टेस्ट केसेस इज लेस देन 10⁻7। एंड ये वाली जो लाइन है ना, ऐसी सिमिलर लाइन तुम्हें ऑनलाइन काफी सारे कॉन्टेस्ट में देखने को मिलेगी। अब इस लाइन का मतलब क्या है, तो अगर तुम देखो कि इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमने ओ ऑफ एन स्क्वायर कैलकुलेट करी थी, तो तुम्हें क्या लगता है कि इस लाइन को ऐड करने से क्या इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेंज हो गई है? तो तुम इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो एंड मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बताना कि तुम्हारा आंसर क्या है, कि इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेंज हुई है कि नहीं हुई है। अगर हुई है तो कितनी हो गई है, ठीक है, वो बताना है हमें। तो जो आंसर जो है वो है कि इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेंज हो गई है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, तुम बोलोगे कि यार यहाँ पे एक बाहर टी का लूप चल रहा है एंड यहाँ पे ये एक एन का लूप चल रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही होगी, टी इंटू एन ही होगी एंड ओ ऑफ एन स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि टी एन के बराबर है। तो ऐसा नहीं है इस केस में। क्यों, इस अकेली स्टेटमेंट के बारे में तो ये बोलता क्या, सम ऑफ एन ओवर ऑल टेस्ट केसेस इज लेस देन 10⁻7। तो इससे क्या हो गया ना कि अब हर एक टेस्ट केस में हमारी पहली एजम्पशन क्या थी, टी इंटू एन को कैलकुलेट करने के लिए जब हमने एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोली कि टी इंटू एन, वो किस केस में होगी कि टेस्ट केस का जो वैल्यू है हमें आया 10⁻5 एंड हर एक टेस्ट केस में जो एन की वैल्यू है वो भी 10⁻5 आएगी, तो ही मैक्सिमम वैल्यू जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की है वो 10⁻10 पहुंचेगी, टी इंटू एन। अगर हर एक टेस्ट केस में मैं बोल दूं कि एन 1 आ रहा है, हर एक टेस्ट केस में अगर एन 1 आ रहा है तो ये अंदर वाला लूप तो हमेशा एक बार चलेगा ना, तो ओ ऑफ टी हो गई कॉम्प्लेक्सिटी, तो है ना। अगर एन हमेशा 1 आ रहा है तो ओ ऑफ टी हो गई कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या, तो इस केस में भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंट बार काउंटर रख लेंगे 0 एंड यहाँ पे काउंटर प्लस प्लस कर देंगे। तो बेसिकली काउंटर कितनी बार ऐड हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं जब t इज इक्वल टू 0 था, तो जब t इज इक्वल टू 0 था जो मेरी n की वैल्यू आई वो आई n0। टेस्ट केस 1 के लिए आई हमारी n की वैल्यू n1। अब टेस्ट केस 2 के लिए आई हमारी n की वैल्यू n2 एंड टेस्ट केस t के लिए हमारी जो n की वैल्यू आई वो आई nt, ठीक है ना।
तो टोटल नंबर ऑफ जो आइट्रेशंस हैं इस कोड के हिसाब से वो वही होगा, सारे n का सम होगा ना, सारे के सारे n का सम होगा। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस क्या होंगी, n0। ये पहला लूप जो है अंदर वाला सम वाला वो n0 टाइम चला, दूसरा लूप जो है वो फिर n1 टाइम चला, एंड अप टिल nt तक हो जाएगा, है ना, ये होगा। एंड उसने स्टेटमेंट में ऊपर क्या बोल दिया, इन सभी n का सम फॉर ऑल टेस्ट केसेस, ये जो है ये 10⁻7 से छोटा है। तो वो क्या बोल रहा है, ये चीज 10⁻7 से छोटी है, तो मतलब ओवरऑल जो काउंटर की वैल्यू आएगी वो 10⁻7 से छोटी होगी। ये काउंटर के तो बराबर है, ये चीज काउंटर के ही तो बराबर है, तो ये काउंटर की जो वैल्यू है वो 10⁻7 से छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, ओ ऑफ काउंटर, है ना, एंड काउंटर क्या है 10⁻7 है। तो ये वाले कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ n² नहीं है, ये वाले कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ 10⁻7 हो चुकी है, एंड ये कोड जो है पास कर जाएगा। अगर मैं ये वाली लाइन यहाँ पे कंस्ट्रेंट से हटा दूं तो ये वाला कोड पास नहीं करेगा। बट अगर ये वाली लाइन एग्जिस्ट करती है तो वो बोल रहा है कि सारे टेस्ट केसेस के जो n है उनका जो सम होगा वो 10 ओवरऑल n से छोटा होगा। एंड ये लाइन इस क्वेश्चन को वैलिड बना देती है गिवन टाइम कंस्ट्रेंट्स के लिए। तो ये काफी स्पेशल केस है जो काफी तुम्हें ऑनलाइन दिखेगा जब तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करोगे, एंड तुम्हें अब काफी इसमें कंफ्यूजन आई होप दूर हो गई होगी। तो दोस्तों ये थे सारे टॉपिक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के एंड सारे केसेस जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, डिफरेंट केसेस जिनमें तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाननी चाहिए। आई होप तुम लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूरे अच्छे से क्लियर हो गई है। अगर कोई भी डाउट है तो तुम नीचे कमेंट करके बता सकते हो मेरे को, मैं नीचे सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ जितने भी मुझे लगते हैं कि क्वेश्चंस हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि उससे ही हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। जो पूरा हमारा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स चल रहा है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाके देख लो, एंड कोर्स के आगे वाले वीडियोस को भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन गुड बाय।